हेलो स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम देखेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इट्स अजम्पशंस एंड सर्टेन एक्सेप्शंस। ओके, जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा उसको कहते हैं एक्सेप्शंस। तो तीन चीज़ें हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड से। इंट्रोडक्शन। द लॉ ऑफ डिमांड was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Principle of Economics, which was published in 1890. The law explained the functional relationship between price and quantity demanded. ओके स्टूडेंट, ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ लिया है। ये जो कॉन्सेप्ट है लॉ ऑफ डिमांड किसने इंट्रोड्यूस किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में, इस बुक में उन्होंने फंक्शनल रिलेशनशिप बताया किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और ये रिलेशनशिप कैसा स्टूडेंट? इनवर्स। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड घटेगा, जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसका डिमांड बढ़ेगा। ये फंक्शनल रिलेशनशिप प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने उनकी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक में हमें बताया है। स्टेटमेंट ऑफ लॉ। स्टूडेंट, ये जो स्टेटमेंट होता है उसे हैज इट इज एग्जाम में लिखना होता है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, higher the price of a commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of the commodity, larger is the quantity demanded. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो स्टूडेंट ये है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, मतलब बाकी सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। जो फैक्टर चेंज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? प्राइस। प्राइस के अलावा सारी चीज़ें सामान्य रहनी चाहिए, जैसी है वैसे की वैसी रहनी चाहिए। ठीक है। आगे लिखा हायर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ जाएगा, ठीक है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जब बढ़ जाएगा, स्मॉलर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो हम वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे। एंड लोअर द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, लार्जर इज द क्वांटिटी डिमांडेड, तो वो केस में हम वो क्वांटिटी लार्जर डिमांड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टेटमेंट ऑफ लॉ है, इसे हैज इट इज लिखना है। तो स्टेटमेंट ऑफ ए लॉ लॉ क्या कहता है? खाली प्राइस के अलावा सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, तब ये लॉ काम करेगा। ओके, इन अदर वर्ड्स, अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी rises, demand for it fall, and when the price of a commodity fall, demand for the commodity rises. Thus, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. ओके, प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी कम डिमांड करेंगे और प्राइस घटने पे क्वांटिटी ज़्यादा डिमांड करेंगे। ये इंडिकेट करता है कि इनवर्स रिलेशनशिप है। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या होता है स्टूडेंट? किसी एक चीज़ कम होगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिम्बॉलिकली द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड प्राइस इज एक्सप्रेस्ड हैज, तो अगर मुझे इसको सिम्बॉलिकली प्रेजेंट करना है ये रिलेशनशिप को, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, तो हम कैसे करेंगे स्टूडेंट? डी एक्स इक्वल टू एफ पी एक्स। ठीक है, डिमांड फॉर एक्स, एक्स मतलब कमोडिटी हो गया स्टूडेंट, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स इक्वल टू फंक्शनल रिलेशनशिप ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स। ओके, जहाँ पे डी मतलब डिमांड फॉर कमोडिटी है, एक्स मतलब कमोडिटी है, एफ मतलब फंक्शन, पी मतलब पी एक्स मतलब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं स्टूडेंट अजम्पशंस। क्या है लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन? अजम्पशन मतलब स्टूडेंट वो सारी कंडीशंस अभी जो हम पढ़ेंगे वो सारी कंडीशंस अगर फुलफिल होगी तो ही लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। तो कुछ कंडीशंस है, अजम्पशंस को हम लोग कंडीशंस भी बोल सकते हैं, वो कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा वो केस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला अजम्पशन। लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अजम्पशंस। पहला अजम्पशन क्या है? कांस्टेंट लेवल ऑफ इनकम। If the law of demand is to find true, operate then consumer income should remain constant. If there is a rise in the income, people may demand more at a given price. ठीक है स्टूडेंट, स्टेटमेंट ऑफ लॉ में हमने पढ़ा था अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, बाकी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि जो इनकम लेवल है कंज्यूमर का वो क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज होगा तो एक नॉर्मल कंज्यूमर हायर प्राइस पे भी
हायर प्राइस पे भी उतना ही क्वांटिटी डिमांड करेगा जितना वो पहले करता था। ठीक है, हायर प्राइस पे कम डिमांड करना चाहिए ना। अगर इनकम बढ़ेगा तो हायर प्राइस पे वो ज़्यादा डिमांड करना प्रेफर करेगा। ठीक है, तो इनकम कांस्टेंट होना चाहिए। इनकम कांस्टेंट है तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। सेकेंड फैक्टर, no change in size of population. It is assumed that the size of population remain unchanged. Any change in the size and composition of population of a country affects the total demand for the product. सेकेंड चीज का है कि पॉपुलेशन की साइज में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन जितना है उतना ही रहना चाहिए। ओके, इट इज अज्यूम्ड दैट साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। साइज ऑफ पॉपुलेशन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर एनी चेंज, कोई भी चेंज होता है, साइज एंड कंपोजिशन, साइज मतलब नंबर्स, ठीक है, कंपोजिशन मतलब चिल्ड्रंस, यंगस्टर्स, ओल्ड एज पीपल, इसको हम कंपोजिशन कहते हैं। अगर इनमें कोई बदलाव होता है स्टूडेंट, तो वो केस में लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है ना। ओके, थर्ड देखते हैं। तो पहला क्या कंडीशन था, इनकम सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन था साइज ऑफ पॉपुलेशन सेम होना चाहिए। थर्ड कंडीशन देखते हैं, price of substitute goods remain constant. It is assumed that the price of substitute remain unchanged. Any change in the price of substitutes will affect the demand for the commodity. Okay स्टूडेंट, तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी जैसा है वैसा का वैसा ही रहना चाहिए। एक्चुअली एजम्पशन में वो सारे पॉइंट्स हो गए, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, तो क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना। तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स जो है स्टूडेंट, वो क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स चेंज होता है तो इट विल अफेक्ट द एग्जिस्टिंग कमोडिटी। ओके, और लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। फोर्थ, price of complementary goods remain constant. It is assumed that the price of a complementary goods remain unchanged because any change in the price of one good will affect the demand for other. Okay, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स स्टूडेंट हमने देखा था कार एंड पेट्रोल वाला एग्जांपल। ठीक है ना। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो उसका सीधा इम्पैक्ट होता है कार के ऊपर। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है स्टूडेंट, उसका भी डिमांड चेंज, सॉरी उसका भी प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस चेंज होगा तो लॉ ऑफ डिमांड फिर से वर्क नहीं करेगा। इसलिए कहा गया कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, नो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर चेंज इन प्राइस. इट इज assumed that a consumer do not expect any future change in price in the near future. If consumers expect a rise in the future, they may demand more in the present, even at existing higher prices. तो स्टूडेंट इसके पहले जस्ट हमने पॉइंट में देखा था कि किस तरीके से फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कंज्यूमर की डिमांड को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि कल को प्राइस बढ़ने वाला है तो नॉर्मल कंज्यूमर आज हायर प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करना प्रीफर करेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है फ्यूचर प्राइस को लेके। ठीक है ना, बढ़ेगा घटेगा ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है, तब ये लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, नहीं तो ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा। ठीक है, ये पांचवा अजम्पशन था। छठवां, नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा. It is assumed that a consumer taste, habit, preference, fashion, etc. should remain unchanged. Any change in this factor will lead to change in the demand. तो टेस्ट, हैबिट, ठीक है, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखे थे स्टूडेंट, कई सारे पॉइंट आपको लगे कि यहाँ पे भी आ रहे हैं। ठीक है, बट दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें डिमांड को डिटरमाइन करती है वो लिखा हुआ था, यहाँ पे वो चीज़ वो लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें चेंज होगी तो लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा। तो नो चेंज इन टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, फैशन एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए देखते हैं सेवन पॉइंट। No change in taxation policy. Taxation policy of the goods has a great impact on the demand of various goods and services. Therefore, it is assumed that there is no change in the policy of taxation declared by the government. Okay, student.
तो टैक्सेशन पॉलिसी में भी क्या होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अगर टैक्सेशन पॉलिसी में चेंज होगा तो वो सीधा सीधा डिमांड को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। हमने देखा था डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड में ये पॉइंट भी, टैक्सेशन पॉलिसी, यहाँ पे टैक्सेशन पॉलिसी किस तरीके से डिमांड को अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे अजम्पशन में लिखा हुआ है कि टैक्सेशन पॉलिसी में भी कोई बदलाव नहीं होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट, द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड शेड्यूल। ओके, तो हमने ये पूरे अजम्पशंस तो हमने कवर अप कर लिए। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड को हम और समझने की कोशिश करते हैं एक शेड्यूल की मदद से, एक टेबल की मदद से, ठीक है ना, कैसे लॉ ऑफ डिमांड वर्क करेगा। तो यहाँ पे दिया है स्टूडेंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स, कोई कमोडिटी है, कोई भी हो सकती है, ठीक है, जिसे हमने एक्स लिया हुआ है, उसका प्राइस दिया हुआ है, और सेकंड कॉलम में मुझे क्वांटिटी कितना डिमांड करूंगा, या फिर एक नॉर्मल कंज्यूमर उस प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांड करेगा वो लिखा हुआ है, ठीक है। जब प्राइस 50 है तो एक नॉर्मल कंज्यूमर 1 डिमांड करेगा। जब प्राइस कम हो जाएगा, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा उसका, ठीक है, जिसकी वजह से वो 2 यूनिट्स डिमांड करेगा, या फिर ज़्यादा कमोडिटी डिमांड करेगा ताकि उसकी यूटिलिटी बढ़े स्टूडेंट, ठीक है, यूटिलिटी जीरो हो जाए एट दी एंड, ज़रा सा कमोडिटी बाय करके, ठीक है। जब प्राइस 30 हो जाएगा, कम होगा तो वो और ज़्यादा क्वांटिटी बाय करेगा, 20 होगा तो 4 कमोडिटी बाय करेगा, जब 10 हो जाएगा तो 5 कमोडिटी बाय करेगा। तो एक कंज्यूमर प्राइस कम होने पे ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी बाय करना प्रेफर करेगा, ठीक है। इसके पीछे कई सारे रीजन है, हमने देख लिया। रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड कर्व, कंज्यूमर क्यों ज़्यादा डिमांड करता है, क्योंकि उसे अपनी जो प्रोडक्ट से जो यूटिलिटी मिलती है वो जीरो करनी होती है, ठीक है, परचेसिंग पावर बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये कई सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से एक नॉर्मल कंज्यूमर ज़्यादा डिमांड करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट, हैज शोन इन द टेबल व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स इज 50, क्वांटिटी डिमांडेड इज 1 kg, व्हेन द प्राइस फॉल फ्रॉम 50 to 40, quantity demanded increases from 1 kg to 2 kg. Similarly, at price 30, quantity demand is 3 kg, and when the price fall from 20 to 10, quantity demanded rises from 4 to 5 kg. स्टूडेंट, ये शेड्यूल आपको लिखना है और ये शेड्यूल को जस्ट आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ वैसे वैसे डिमांड बढ़ता गया। ओके, चलिए अभी हम थोड़ा ग्राफ भी देख लेते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये शेड्यूल की मदद से हम लोग एक ग्राफ भी बना देंगे। द लॉ ऑफ डिमांड इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिमांड डायग्राम। ओके, तो ये ग्राफ की ये शेड्यूल की मदद से स्टूडेंट मैंने एक ग्राफ रेडी किया है जहाँ पे मेरे एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड इन केजीज, और वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, प्राइस, ठीक है। तो आप देख सकते हो जब 50 प्राइस है तो एक नॉर्मल कंज्यूमर कितना बाय कर रहा है, 1 kg बाय कर रहा है। जब प्राइस घट के 40 हो गया तो डिमांड बढ़ के 2 हो गया। जब प्राइस 30 हो गया डिमांड घट के 3 हो गया, बढ़ के 3 हो गया। जब प्राइस घट के 20 हो गया डिमांड बढ़ के 4 हो गया, ठीक है ना। और जब प्राइस 10 हो गया तो डिमांड बढ़ के 5 हो गया। तो जब ये सारे पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको एक डाउनवर्ड स्लोप दिखाई देगा। ये इंडिकेट करता है कि प्राइस और डिमांड इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द डिमांड फॉर द कमोडिटी एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स। डी डी इज द डिमांड कर्व which slope downward from left to right due to an inverse relationship between price and quantity demanded. Okay student, तो ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड को पूरी अच्छी तरीके से समझ लिया है। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब बाकी सभी चीज़ें सामान्य रहेगी, स्टेबल रहेगी, चेंज नहीं होगी, खाली प्राइस चेंज होगा तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट किस पे होगा, डिमांड के ऊपर होगा, ठीक है। और ये जो इम्पैक्ट है वो कैसा, इन्वर्स है, ठीक है। Thus, as the price of a commodity fall, quantity demanded rises, and when the price of a commodity rises, the quantity demand fall. This shows an inverse relationship between price and quantity demanded. Okay student? तो ये लॉ ऑफ डिमांड हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुआ, अजम्पशन कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं कुछ एक्सेप्शंस, ठीक है, कहाँ कहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, ठीक है। भले अजम्पशंस जो थे मेरे वो सेटिस्फाई हो गए, कंडीशंस थी जो मेरी फुलफिल हो गई, उसके बावजूद भी कोई कोई केस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से केसेस है। सबसे पहला एक्सेप्शंस देखते हैं, मतलब वो कौन कौन से केसेस में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करेगा इन स्पाइट ऑफ conditions are satisfied, assumptions are satisfied, ठीक है। पहला, there are certain exceptions to the law of demand
It means that under exceptional circumstances, consumer buy more than what buy more when the price of a commodity rises and buy less when the price of the commodity fall. In such cases, the demand curve slope upward from left to right, that is, the demand curve have a positive slope as shown in the figure. ठीक है, तो आप ये देख सकते हो फिगर फिगर में हम देख सकते हैं कि जो डिमांड कर्व है वो लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है स्टूडेंट, अपवर्ड जा रहा है, करेक्ट। लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, अपवर्ड बढ़ते जा रहा है, करेक्ट। तो ये क्या हमें बता रहा है कि जब किसी कमोडिटी का प्राइस कम था तो वो हमें कम ही नॉर्मल कंज्यूमर कम ही डिमांड कर रहा है, बट जैसे प्राइस कमोडिटी का बढ़ा, ठीक है, प्राइस बढ़ने पे डिमांड भी क्या हो गया स्टूडेंट, डिमांड भी बढ़ गया। ओके, डिमांड भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये उल्टा हो रहा है, करेक्ट। लॉ ऑफ डिमांड के ऑपोजिट जा रही चीजें। तो लॉ ऑफ डिमांड के जो अगेंस्ट जा रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस। क्या कहते हैं स्टूडेंट, एक्सेप्शंस। यहाँ पे क्लियरली आपको मालूम पड़ेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, इट इज सॉरी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड के। इसका मतलब क्या है, कंज्यूमर ज़्यादा बाय करेगा जब प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और एक कंज्यूमर कम बाय करेगा जब प्राइस ऑफ द कमोडिटी क्या होगा, कम होगा या फॉल होगा। ठीक है, और ये केस में क्या देखने मिलेगा स्टूडेंट, हमें जो स्लोप है डिमांड कर्व का, जो स्लोप है वो कहाँ मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। जब मैं लेफ्ट टू राइट देखूँ तो ये अपवर्ड मूव करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और इसे हम पॉजिटिव स्लोप भी कहते हैं। ओके, तो एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड देखने के पहले सबसे पहले हमने लॉ ऑफ एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है वो देख लिया, वो समझ लिया। अब इसके हम कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। तो सबसे पहला, फॉलोइंग आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, पहला, गिफन पैराडॉक्स। Inferior goods or low quality goods are those goods whose demand does not rise even if the if their price fall. At times, the demand decrease when the price of such commodity fall. ओके स्टूडेंट, ये पहला एक्सेप्शन है गिफन गुड्स। ये कई बार ट्रू और फॉल्स में मैथ्स कॉलम में, ठीक है, पूछा जाता है। गिफन गुड्स क्या होता है स्टूडेंट, इंफीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स होते हैं या फिर लो क्वालिटी ऑफ गुड्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, inferior goods or low quality of goods are those goods which are demanded which demand does not rise even if their prices fall. क्योंकि स्टूडेंट इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे तो भी लोग उसे ज़्यादा डिमांड करना प्रीफर नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्वालिटी कैसी है, लो है। ठीक है ना। एट टाइम डिमांड डिक्रीजेज व्हेन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी फॉल। तो ऐसी कमोडिटी का जब प्राइस फॉल होता है तो उसका डिमांड भी क्या होता है स्टूडेंट, कम हो जाता है, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है और जो पैसे सेव करते हैं उससे वो लोग कोई सुपीरियर क्वालिटी के गुड्स खरीदना प्रीफर करते हैं। तो इन्फीरियर क्वालिटी के गुड के केस में जब प्राइस कम होगा तो वो कमोडिटी कम बाय करके या फिर उतनी बाय करेगी जिससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे, उससे वो ज़्यादा कोई दूसरा हायर क्वालिटी के गुड्स खरीदना प्रीफर करेंगे। ठीक है, तो ये पहला एक्सेप्शन था गिफन गुड्स। गिफन गुड्स मतलब इन्फीरियर और लो क्वालिटी ऑफ गुड्स। सेकेंड एक्सेप्शन, सॉरी, इसका एक एग्जाम्पल भी है। सर रॉबर्ट गिफन ऑब्जर्व दैट दिस बिहेवियर इन इंग्लैंड इन रिलेशन टू ब्रेड। ही नोटेड दैट when the price of the bread declined, people did not buy more because of an increase in the real income or purchasing power. They preferred to buy a superior quality like meat. This is known as Giffen paradox. तो सर रॉबर्ट गिफन, ठीक है ना, ये गिफन पैराडॉक्स क्यों दिया गया हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इसका डिस्कवर किया था सर रॉबर्ट गिफन ने। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम गिफन पैराडॉक्स दिया हुआ है स्टूडेंट। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि इंग्लैंड में उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो ब्रेड का डिमांड है स्टूडेंट, ब्रेड जो है जो हम खाते हैं, ठीक है ना, वो उसका प्राइस कम होने पे लोग ब्रेड का डिमांड कम कर दिए। ब्रेड का डिमांड क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर उतना ही रखा, प्राइस कम हुआ बट डिमांड इंक्रीज नहीं हुआ, डिमांड उतना का उतना ही रहा हुआ। जो भी एक्स्ट्रा पैसे बचते थे स्टूडेंट वो केस में तो लोग उसे मीट बाय करना प्रीफर करते थे, ना कि एक्स्ट्रा ब्रेड खरीदना प्रीफर करते थे स्टूडेंट। ठीक है ना। तो गिफन पैराडॉक्स से नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये जो डिस्कवरी है सर रॉबर्ट गिफन ने किया था स्टूडेंट। ठीक है ना।
तो गिफन पैराडॉक्स मतलब इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स नहीं है। गिफन के पैराडॉक्स में हम ये देखते हैं कि इन्फीरियर या फिर लो क्वालिटी के गुड्स, ठीक है ना, का डिमांड बढ़ता नहीं है प्राइस कम होने के बावजूद भी। ओके स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Prestigious good. Expensive goods like diamond, gold, etc. are status symbol. So rich people buy more of it even when their prices are high. तो सेकंड एक्सेप्शन क्या है स्टूडेंट, प्रेस्टिजियस गुड्स। तो जो रिच पीपल होते हैं वो एक्सपेंसिव गुड्स को ज़्यादा खरीदना प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सपेंसिव गुड्स उनके स्टेटस का सिंबल होता है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये एक एक्सेप्शन है जहाँ पे प्राइस ज़्यादा होने के बावजूद भी, बढ़ने के बावजूद भी लोग वो खरीदना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट रिप्रेजेंट देयर स्टेटस। रिच पीपल का वो स्टेटस दर्शाता है, ठीक है। थर्ड एक्सेप्शन, speculation. The law of demand does not hold true when people expect price to rise still further. In this case, although the price have risen today, consumer will demand more in anticipation of future rise in price. For example, price of oil, sugar, etc. tend to rise before Diwali, so people go on purchasing more at a price higher as they anticipate that price may rise during Diwali. ठीक है स्टूडेंट। स्पेक्यूलेशन मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे दिवाली के टाइम पे जैसे कोई फेस्टिवल ओकेजन वगैरह बाजू में आता है तो कमोडिटी का डिमांड अचानक से बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी प्राइस क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, करेक्ट। तो वो केस में क्या करते हैं कंज्यूमर प्राइस बढ़ता रहेगा तो भी वो खरीदना प्रेफर करेगा, क्योंकि कंज्यूमर को वो टाइम पे ऐसा लगता है स्टूडेंट कि अगर अब हम नहीं खरीदेंगे तो इन नियर फ्यूचर प्राइस जो है कमोडिटी का वो और बढ़ जाएगा। जैसे जैसे फेस्टिवल बाजू में आएगा वैसे वैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता रहेगा। तो कंज्यूमर वो केस में हाई प्राइस पे भी ज़्यादा कमोडिटी डिमांड करना प्रेफर करता है, ठीक है। तो ये थर्ड एक्सेप्शन था स्टूडेंट। पहला कौन सा एक्सेप्शन था, गिफन पैराडॉक्स, जहाँ पे हमने देखा कि लोग इन्फीरियर क्वालिटी के इन्फीरियर क्वालिटी के गुड्स के रेट कम होने के बावजूद भी उसे ज़्यादा डिमांड नहीं करते, और जो भी पैसा सेव होता है उस पैसे से वो सुपीरियर क्वालिटी गुड खरीदना प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट अपना प्रेस्टिजियस गुड, जहाँ पे हमने ये देखा कि वो स्टेटस सिंबल होने की वजह से रिच पीपल उसे हायर प्राइस पे ज़्यादा डिमांड करना प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट है स्पेक्यूलेशन। दिवाली के ओकेजन पे जब प्राइस बढ़ जाता है स्टूडेंट, जैसे जैसे फेस्टिवल बाजू में आता है तो कमोडिटी के प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, करेक्ट। तो कंज्यूमर को ये लगता है कि जैसे जैसे फेस्टिवल और अप्रोच करेगा बाजू में तो प्राइस और बढ़ेगा इन नियर फ्यूचर, तो वो हायर प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करना प्रीफर करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्राइस इल्यूजन। कंज्यूमर हैव एन illusion that a high price goods are of better quality, therefore the demand for such goods tend to increase with the rise in the price. For example, branded products which are expensive are demanded even at a higher price. नेक्स्ट जो होता है स्टूडेंट प्राइस इल्यूजन। कई सारे कंज्यूमर को ये लगता है कि कोई प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा है मतलब वो सुपीरियर क्वालिटी का गुड्स है, इसलिए हायर प्राइस पे भी कंज्यूमर क्या करते हैं, कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि हायर प्राइस की कमोडिटी क्या होते हैं स्टूडेंट, ज़्यादा अच्छे होते हैं, और लोअर प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या होता है, इन्फीरियर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। जिसका प्राइस कम है वो इन्फीरियर क्वालिटी, जिसका प्राइस ज़्यादा वो अच्छी क्वालिटी है। तो ये प्राइस इल्यूजन होने की वजह से लोग हायर प्राइस पे भी कमोडिटी को ज़्यादा डिमांड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इग्नोरेंस। समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस people buy more of a commodity at a higher price. This may be this may happen when consumer is ignorant about the price of that commodity at other place. ओके स्टूडेंट। तो कई बार इग्नोरेंस की वजह से क्या होता है, ये नॉर्मल कंज्यूमर ज़्यादा बाय करना प्रीफर कर लेता है, या फिर हायर प्राइस पे भी क्या करते हैं, ज़्यादा बाय कर लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, आपके पेरेंट्स ने अगर आपको कभी मार्केट भेजा होगा कमोडिटी वगैरह बाय करने के लिए, ठीक है, तो वो केस में आपने क्या ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप मार्केट जाते हो तो आपको आपने जब मार्केट जाके कोई प्रोडक्ट खरीद के जब आप घर पे वापस गए होगे तो आपकी मॉम या फिर आपकी सिस्टर्स जो भी बड़े होंगे वो बोलेंगे अरे तुझे को तो लूट लिया, भाजी वाले ने लूट लिया, तो उससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए, ठीक है। तो कई बार हमें मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है स्टूडेंट, हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा रेट पे भी क्या होता है खरीद के आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है।
तो इग्नोरेंस भी एक रीज़न है जिसकी वजह से हम हायर प्राइस पे ज़्यादा कमोडिटी बाय कर लेते हैं, ठीक है। लास्ट, हैबिचुअल गुड्स। ड्यू टू द हैबिट ऑफ कंजम्पशन, सर्टेन गुड्स लाइक टी इज परचेज इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी इवन एट अ हायर प्राइस। हैबिचुअल गुड्स की वजह से क्या होता है स्टूडेंट, प्राइस बढ़ने के बावजूद भी हम उसे प्रिफर करते हैं खरीदना, ठीक है। यहाँ पे टी का एग्जांपल दिया, सिंपल सा एग्जांपल आप सिगरेट्स वगैरह का भी ले सकते हो, जहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने के बावजूद भी सिगरेट्स पीने वाले उसे पीते ही पीते हैं। लीकर का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है ना। लीकर की प्राइस बढ़ जाने के बाद में भी लीकर पीने वाले लीकर पी के रहते हैं, ठीक है। तो हैबिचुअल गुड्स एक्सेप्शन है जहाँ पे लोग हाई प्राइस दे के भी उसे खरीदना प्रीफर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।